अब नीट 2024 को रद्द करने की मांग से बात आगे निकल चुकी है। अब नीट को ही खत्म करने की मांग उठने लगी है। जो मांग साल 2018 से तमिलनाडु सरकार उठा रही थी, जो मांग तमिलनाडु की जनता उठा रही थी, वही मांग अब पूरे देश भर में उठने लगी है। साल 2018 में जब नीट लागू हुआ था तो तमिलनाडु में एक 17 वर्षीय दलित छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद पूरे तमिलनाडु में नीट को खत्म करने की मांग उठने लगी थी। पूरे तमिलनाडु में आक्रोश फूट पड़ा था और अब वही आक्रोश पूरे देश भर से उठ रहा है। जब साल 2024 में नीट में व्यापक धांधली के मामले सामने आए हैं, नीट में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, तो एक बार फिर से नीट को खत्म करने की मांग उठने लगी है। मांग तो एनटीए को भी खत्म करने की उठने लगी है, लेकिन आखिर क्यों नीट को खत्म करने की मांग उठने लगी है? आखिर कौन लोग हैं जो नीट को खत्म करने की मांग उठा रहे हैं? इनके पीछे उनका तर्क क्या है? नीट होने से किसको नुकसान है? इस बात को आइए हम समझते हैं। इसके पहले समझिए कि साल 2018 में तमिलनाडु में दलित छात्रा ने क्यों आत्महत्या की थी। दरअसल साल 2018 में पूरे देश भर में नीट को लागू किया गया था और तमिलनाडु की 17 वर्षीय दलित छात्रा अनीता मेडिकल की तैयारी करती थी। साल 2017 में उसने 12वीं का एग्जाम दिया था एवं 12वीं के एग्जाम में उसे 98% से ज्यादा अंक आए थे। 98% से ज्यादा अंक आने के बाद उस बात को लेकर के निश्चिंत थी उसका दाखिला मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। लेकिन साल 2018 में जब पूरे देश भर में नीट को लागू किया गया तो वो नामांकन से असफल हो गई और उसने आत्महत्या कर ली। दरअसल नीट के आने के पहले 12वीं के अंक के मूल्यांकन के आधार पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता था, लेकिन नीट के आ जाने के बाद यह सिस्टम खत्म हो गया। तो वैसे छात्र जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, वैसे छात्र जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जैसे अनीता के पास पैसे नहीं थे, वो एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले की बेटी थी और उसे आत्महत्या करनी पड़ी। 12वीं के अंक के आधार पर जो नामांकन होते थे उसमें जानकारी का, उसमें ज्ञान की ज्यादा प्रधानता थी। लेकिन जैसे ही नीट आया तो नीट को पास करना सिर्फ जानकारी और ज्ञान का मसला नहीं था। नीट पास करने के लिए परीक्षा पास करने का कौशल चाहिए। नीट पास करने के लिए आपको रणनीति चाहिए, टाइम मैनेजमेंट चाहिए, आप एक बेहतर तैयारी चाहिए, जिसके लिए आपको कोई ना कोई कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको मोटी रकम देनी पड़ेगी, मोटी फीस देनी पड़ेगी। और वैसे छात्र जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जो गरीब घरानों से आते हैं, वैसे छात्र जो रिक्शा वाले के बेटे हैं, ठेला वाले के बेटे हैं, जिनके पिताजी, जिनके पेरेंट्स दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वैसे छात्रों के लिए नीट आ जाने के बाद मेडिकल कॉलेज के दरवाजे बंद हो गए, क्योंकि वो कोचिंग संस्थानों की मोटी रकम, मोटी फीस नहीं चुका सकते हैं और वो तैयारी की रेस में, तैयारी की दौड़ में पहले ही पिछड़ जाते हैं। तमिलनाडु सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ए.के. रंजन के नेतृत्व में एक रंजन कमेटी बनाई और इस पर अध्ययन करने को कहा। जब तमिलनाडु सरकार को उस कमेटी ने रिपोर्ट सौंपा है, उस रिपोर्ट में उसने साफ साफ ये कहा है कि ये जो नीट है ये ग्रामीण एवं गरीब विरोधी है। यह भेदभावपूर्ण परीक्षा व्यवस्था है, जिसकी वजह से गरीब, ग्रामीण, दलित जो छात्र हैं, पिछड़े छात्र हैं, वो मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने से वंचित रह जा रहे हैं। यह आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि नीट आने से पहले तमिलनाडु के भीतर, उदाहरण के तौर पर अगर लीजिए तो तमिलनाडु के भीतर 68% के आसपास छात्रों का नामांकन, छात्राओं का नामांकन मेडिकल कॉलेज में होता था ग्रामीण परिवेश से। लेकिन नीट के लागू हो जाने के बाद यह आंकड़ा 45% पर आ गया है। यही हाल बाकी राज्यों के हैं। इसके अलावा जो नीट के लागू होने से दिक्कतें सामने आई है, वो दिक्कत है भाषाई दिक्कत। नीट का जो प्रश्न पत्र आता है वो मूल रूप से अंग्रेजी में होता है और अंग्रेजी का ही अनुवाद अलग अलग भाषाओं में कर कर छात्रों को दिए जाते हैं, चाहे वो तमिल में अनुवाद किए जाएं, चाहे हिंदी में अनुवाद किए जाएं, चाहे उड़िया में अनुवाद किए जाएं या फिर कोई अन्य भाषा में अनुवाद किया जाए। सबसे रोचक बात यह है कि कई ऐसी विज्ञान की शब्दावलियां हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, जिसे इंग्लिश की शब्दावली में ही अन्य भाषाओं में भी हूबहू पढ़ा जाता है। लेकिन जब नीट की परीक्षा ली जाती है और प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है तो वैज्ञानिक शब्दावलियों की जो अनुवाद है वो शुद्ध रूप से कर दिया जाता है। अब जिस अनुवाद को छात्रों ने कभी देखा ही नहीं, जिस अनुवाद को छात्रों ने कभी जाना ही नहीं, उस अनुवाद को देख करके वो परेशान हो जाते हैं और प्रश्न सॉल्व करने में वो
असफल हो जाते हैं। यह भी एक बड़ा कारण है परेशानी का, जिसकी वजह से ग्रामीण, गरीब और दलित पिछड़े परिवेश से आने वाले लोग मेडिकल कॉलेज के दरवाजों से दूर होते जा रहे हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि नीट का सिलेबस जो है वह सीबीएसई से तय किया जाता है। सीबीएसई के सिलेबस से नीट का सिलेबस तय किया जाता है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जो बाकी छात्र जो स्टेट बोर्ड की पढ़ाई करते हैं, जिनके सिलेबस सीबीएसई के सिलेबस से भिन्न है, बाकी छात्र जो अलग अलग राज्यों में सरकारी गवर्नमेंट कॉलेजों में 12वीं कर रहे हैं, जो कोचिंग नहीं सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो इस सीबीएसई के सिलेबस के साथ कैसे कॉप अप करेंगे। इसमें भी गरीब और ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्र, स्टेट बोर्ड के छात्र पिछड़ जाते हैं। वो स्टेट बोर्ड के छात्रों के पास कोई विकल्प नहीं रहता है और वो अंग्रेजी की तरफ भागते हैं। तो ना अपने स्टेट बोर्ड को पढ़ पाते हैं, ना अपनी भाषा को वो पढ़ पाते हैं, अपनी भाषा में चीज़ों को पढ़ पाते हैं, और ना अंग्रेजी में चीज़ों को पढ़ पाते हैं। तो साफ साफ इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि आज जब पूरे देश भर में नीट पर चर्चा की मांग हो रही है, पूरे देश भर में नीट के री एग्जाम की मांग हो रही है, तो इससे एक कदम आगे बढ़कर जब बात आगे निकल चुकी है और ये मांग कई लोग करने लगे हैं कि नीट को खत्म कर देना चाहिए, तो इस पर भी एक नज़र डालना चाहिए और इस पर भी विचार करनी चाहिए कि किस तरह से नीट एक भेदभावपूर्ण एवं गरीब, दलित एवं ग्रामीण विरोधी परीक्षा व्यवस्था है, जो लोगों को मेडिकल कॉलेजों से दूर कर रहा है जिनके पास पैसे नहीं है। आंकड़े यह भी बता रहे हैं कि नीट के आ जाने के बाद पूरे देश भर में कोचिंग उद्योग में काफ़ी वृद्धि हुई है। नए सारे कोचिंग्स खूब सारे खुले हैं और उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले ज़्यादातर शहरी एवं अमीर घरानों के लोग रहते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि मोटी रकम कोचिंग का वही दे सकते हैं जो लोग पैसे वाले हैं। नीट को जब लागू किया गया था, इस बात का खूब ढोल पीटा गया था और इस बात का तर्क दिया गया था कि नीट जो है वह स्वच्छ एवं बिना धांधली की परीक्षा कराएगा। लेकिन साल 2024 में जो नीट के साथ हुआ है, यह तमाम इसके पिछले एग्जामों के भी पोल खोल रहा है। सवाल खड़े कर रहा है कि क्या वाकई जो पहले पुराने जो एग्जाम हुए हैं, जो परीक्षाएं ली गई हैं, वो स्वच्छ थे? क्या उसमें कोई धांधली नहीं हुई थी? पूरे देश भर में नीट के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। सड़कों पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके पुलिस लाठियां चटका रही है। सदन में विपक्ष के नेता इस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जा रहा है। लेकिन नीट पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। वक्त आ गया है कि अब नीट पर विचार किया जाए। तो नीट जैसी प्रवेश परीक्षा किस तरीके से मेडिकल कॉलेजेस से छात्राओं को, ग्रामीण एवं गरीब छात्रों को, ग्रामीण इलाकों से आने वाले छात्रों को मेडिकल कॉलेज की चारदीवारियों में एंटर नहीं करने दे रहा है, आप ये साफ साफ देख पा रहे हैं। तमाम आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से पूरे देश भर में नीट के लागू हो जाने के बाद जो छात्र ग्रामीण परिवेश से आते थे, जो दलित तबके से आते थे, जो पिछड़े तबके से छात्र आते थे, उनका नामांकन का रेशियो जो है वो काफ़ी कम हो गया है। तमिलनाडु सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि 2015-16 में ग्रामीण परिवेश से मेडिकल कॉलेज में नामांकन होने वाले छात्रों का जो रेशियो था वो 65% था। लेकिन नीट के लागू हो जाने के बाद यह गिर करके 45% आ गया है। यही स्थिति बाकी राज्यों की है। सवाल उठता है कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी? क्या नीट को खत्म करने को लेकर के तमिलनाडु सरकार का जो स्टैंड है क्या वो और आक्रामक होगा? क्या तमिलनाडु सरकार अपने आप को नीट से अलग कर लेगी? क्या केंद्र सरकार नीट पर विचार करेगी? क्या केंद्र सरकार नीट को खत्म करने की दिशा में बढ़ेगी? शिक्षा जो समवर्ती सूची में आती है संविधान की, उस पे राज्य सरकारों को पूरा का पूरा अधिकार दिया जाएगा? क्या उनके हस्तक्षेप को होने दिया जाएगा या फिर पूरे देश भर में एकीकृत सिस्टम लागू करने की पागलपन और सनक के साथ बढ़ रही मोदी सरकार क्या नीट को खत्म नहीं करेगी? फेडरल स्ट्रक्चर पर लगातार हमले कर रही मोदी सरकार क्या नीट जो वन नेशन और वन एग्जाम का जो पूरा कंसेप्ट के ऊपर खड़ा है, क्या उसके वो खत्म करेगी? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन लॉ की बात करने वाले लोग क्या वन नेशन वन एग्जाम के जो कंसेप्ट है, जो पूरे देश भर में गरीब छात्रों को नुकसान पहुंचा रहा है, क्या इसको खत्म करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।